Dear student, in this video we will study about the application of the Gauss theorem, which states that the net flux linked with any closed surface is net charge enclosed by electric permittivity of the medium. तो यहाँ पर हमको एक्चुअल में एक बात ध्यान रखनी है कि गॉस थ्योरम फ्लक्स निकालने के लिए नहीं यूज करते हैं। गॉस थ्योरम का जो मेन यूज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटर्मिनेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि अदरवाइज हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम मान के चलें कि हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस होगी या हमारे पास कोई स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर होगा, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, उसमें हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करेंगे। और वो जो एप्लीकेशन होगी उनके हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आएंगे जिनको कि हम फॉलो करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा, इस स्टेप में वी विल find the distribution of electric line of forces caused by the given charge distribution। और इसको निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि जब हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकाल लेंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसके आगे हमारा जो स्टेप आता है सेकंड स्टेप, उस सेकंड स्टेप में हम सेलेक्ट करते हैं गॉसियन सरफेस, सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। इसके संग एक खास बात ध्यान रखते हैं कि जिन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, वहां पर जो सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसा होता है, वो पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द फील्ड होता है। और ऐसे रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वेरिएबल होता है, वहां एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। मीन यहां पर जो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा कि सरफेस कैसी हो गई, सरफेस एरिया वेक्टर कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। इसके बाद हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हम जो गॉसियन सरफेस हमने सेलेक्ट की है उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस निकालते हैं बाय सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds से हम क्या निकालते हैं, हम फाई की वैल्यू को निकाल कर आते हैं। अब चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, वी कंपेयर दिस फ्लक्स विद स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। मतलब कि जो हमने फाई अभी निकाला है वो कितना निकाला है, वो हमने निकाला है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको किससे कंपेयर करेंगे, गॉस थ्योरम से। और ये क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि अगर हम बात करें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल प्रोवाइड अस नथिंग बट E डॉट ds। और इसको कंपैरिजन करने से हमें क्या मिल जाता है, इसको कंपैरिजन करने से गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ हमें पता चल जाती है। इसको अब जब हम ध्यान रखेंगे कि जो चारों स्टेप हैं, जितने भी डेरिवेशंस हमारे आगे आने वाले हैं, उसमें हम इन 4 स्टेप्स को डिक्लेयर करके इस्तेमाल करें या बिना डिक्लेयर किए इस्तेमाल करें, पर हम इस्तेमाल इन 4 स्टेप्स को ही करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का अरेंजमेंट देखेंगे, उसके हिसाब से गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिटर्मिनेशन करेंगे,
और फिर नेट चार्ज एनक्लोज्ड वाली कंडीशंस से गॉस थ्योरम से इसको कंपेयर करके हमारा आंसर आएगा। अब हम इसमें इसकी पहली एप्लीकेशन लेते हैं और देखते हैं कि गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला केस आता है वो आता है वेरी थिन infinitely long straight uniformly charged conductor। इसमें मैंने कहा कि हमारे पास जो एक कंडक्टर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग और थिन है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो यूजुअली पॉइंट साइज थिकनेस मानी जाएगी और इस पर जो चार्ज है वो हर जगह इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि यानी कि जितना छोटे छोटे सेगमेंट ले लें तो हर एक पर चार्ज बराबर आएगा। अब क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसमें टोटल चार्ज नहीं दिया जा सकता, टोटल चार्ज हमेशा ही इनफाइनाइट आएगा। तो हम ये कहते हैं कि इस केस में इसके पास जो चार्ज है उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के तौर पर बताते हैं और लैम्डा से इसे डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ, हम इसको अज्यूम करते हैं। अब मुझसे कहा जाए कि इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर जो कि P है और इस वायर से इसका जो नॉर्मल सेपरेशन है वो R है, तो अब मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो हमने कहा कि हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इस गॉस थ्योरम में हम वही काम करेंगे कि जो कि हमने पहले भी चारों पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले तो मुझे इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो मैंने एक चीज़ पढ़ रखी है कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज होता है तो उसकी लाइन ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलती है, लेकिन अगर इसके पड़ोस में ही कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाता है तो इन ऑर्डर नॉट टू कट ईच अदर ये लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती हैं और एक दूसरे को काटने से बच जाती हैं। राइट, ये कंडीशन हमने यहाँ पढ़ रखी है। लेकिन अगर कोई एक और पॉइंट चार्ज में इसके पड़ोस में रख दूं तो यहाँ वाली जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये भी इन ऑर्डर नॉट टू कट ईच अदर ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। राइट, बात समझ में आई? यानी कि क्या हो गया कि जैसे जैसे मैं इनको पॉइंट चार्जेस को पास आता जाऊंगा ये लाइन ऑफ फोर्सेस इन एरियाज में अंदर की ओर कंप्रेस होती चली जाएंगी। तो इन एक्चुअल में मैं ये कहूँगा कि मेरे पास ये जो वायर है ये बहुत छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है और हर एक सेगमेंट पर कोई चार्ज dq होगा और ये एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है इसलिए ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के नजदीक ला के रखे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से हो जाएंगी जैसे हमने एक आग का बीज देखा है जिसमें आग के बीच में छोटा सा बीज लगा हुआ होता है और इसमें से इस तरीके से स्ट्रैंड निकल रहे होते हैं। ठीक है, सफेद रंग का होता है रुई जैसा, है ना। तो अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि वो आग का बीज मेरे पास मेरे हथेली पे रखा हुआ है तो इसके अंदर जो पॉइंट चार्जेस हैं जो इसके वाइट स्ट्रैंड्स हैं वो 3 डायमेंशनली निकल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से स्लैप कर दूं तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू अ फ्लैट स्ट्रक्चर। लेकिन फ्लैट स्ट्रक्चर होने से क्या हो गया कि मैं बात कहूँ कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ
थ्रेड्स से उनका काउंट चेंज नहीं होगा, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पहले 3 डायमेंशनल था अब वो 2 डायमेंशनल रह जाएगा, यानी कि वो प्लेनर रह जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दैट केस, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो ये जो छोटे सेगमेंट एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन ऑर्डर नॉट टू कट ईच अदर क्या हो जाएंगी, इस वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और कैसी हो जाएंगी, रेडियल। यानी कि अगर मैं किसी एक पॉइंट से यहाँ से देखता हूँ छोटे सेगमेंट से, तो इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस मुझे कुछ इस तरीके से जाती हुई दिखेंगी, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको सामने से देखूंगा, तो सामने इधर की तरफ यो करके देखता हूं, तो इन दैट केस इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस मुझे ऐसे जाती हुई दिखेंगी, राइट। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस मुझे ऐसे जाती हुई नहीं दिखेंगी, पर ये लाइन ऑफ फोर्सेस इक्वल डिस्टेंसेस पर मैं बना देता हूं, और ये कुछ इस तरीके से मुझे जाती हुई यहाँ पर दिख जाएंगी। ये दोनों तरफ जा रही होंगी, राइट। मैं यहाँ भी बना देता हूँ, ठीक। इन दैट केस यहाँ से साइड से देखने पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मुझे ऐसे दिखेंगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी ऑब्लिक होकर के देखूंगा तो मुझे मालूम है कि ये 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब मैंने अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए इस पॉइंट P को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी की रेडियस r है और लेंथ l है, उसकी कर्व सरफेस पर सिचुएटेड मान लिया। इस केस में यहाँ 3 सरफेसेस बनेगी, ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई और ये थर्ड बन गई। ये 3 सरफेसेस बन जाएंगी। तो मुझे एक चीज क्या पता है कि अगर मैं इस कर्व सरफेस पर देखूंगा तो दर हकीकत में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रही है, ठीक है। यानी कि जो कैप जिनको मैं कह रहा हूं फर्स्ट और थर्ड, जो कि कैप वाले एरियाज हैं, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से अलग दूर दूर होती हुई चली जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास में स्ट्रॉन्ग और दूर जाने पर वेरिएबल है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट ऑन कैप 1 एंड कैप 2, दैट इज सरफेस 1 एंड सरफेस 3। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ये जो मेरा सिलेंडर का पार्ट आ रहा है, तो इस सिलेंडर की वाली जो कर्व सरफेस है, इस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो मेरे को 2 बातें पता चल गई कि एक यहाँ पर फील्ड वेरिएबल है और ये जो सरफेस है इस पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इन दैट केस मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है लेट इट बी ई। अगर मैंने इसे ई माना तो अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस केस में जो मैंने सरफेस सेलेक्ट की है वो कैसी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। और खास बात क्या है, रेडियस इसकी स्मॉल r है और ये वायर पर कोएक्सियली प्लेस्ड है, राइट, इट इज प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन वायर। तो अब इस केस में जब मेरे को काम करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, फ्लक्स निकालूंगा। तो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी इट विल कम आउट एज ई डॉट ds, और क्योंकि ये 3 सरफेसेस हैं तो इट विल कम आउट एज ई डॉट ds ऑन सरफेस 1, ई डॉट ds on surface 2 and E dot ds on surface 3rd। अगर मैं बात कहूं तो मुझे एक बात मालूम है कि पहले और तीसरे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री पर है। सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया वेक्टर से पैरेलल है, और थर्ड केस में फिर से परपेंडिकुलर है। तो जब ये वैल्यू cos 90 वाली रखी जाएगी तो मुझे मालूम है ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी
और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, केवल ये वाली वैल्यू मेरे पास बच जाएगी। और इस तरीके से जब मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया जाएगा, जो वैल्यू सॉरी फ्लक्स मुझसे निकलवाया जाएगा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। दिस विल बी phi इज इक्वल टू E इंटू ds फॉर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ L मान लेता हूं तो मुझे मालूम है कि जो टोटल सरफेस एरिया है दिस विल कम आउट एज नथिंग बट 2 pi r into L. So phi obtained is nothing but E into 2 pi r into L. अब थर्ड स्टेप हो चुका, अब मुझे फोर्थ स्टेप पर आना है। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या कहा था कि फोर्थ स्टेप में मैं इसे गॉस थ्योरम से कंपेयर करूंगा, और गॉस थ्योरम में मैंने बताया कि यहां पर जो फाई आएगा वो आएगा नेट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी लेंथ कितनी है, आपने बताया L, इसका मतलब जितनी n लेंथ पर अंदर चार्ज होगा वही इसके अंदर सिचुएटेड होगा। सो दिस विल कम आउट एज लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही है। और अब मुझे आखिरी स्टेप में क्या करना है, ये दोनों फ्लक्स की वैल्यूज आपस में कंपेयर कर देनी है। तो आपने कहा कि लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट is nothing but E into 2 pi r into L, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r आ जाएगी। हमारे केस में लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर हो गया। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक लीनियर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर आएगी। और इसका ग्राफ अगर आप मुझसे बनवाएंगे देन इट विल बी नथिंग बट लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सभी को मालूम है, इधर क्या है E है और इधर क्या है R। तो ये जो डेरिवेशन था ये भी आसान था, और गॉस थ्योरम इन सब चीज़ों को आसान करने के लिए बनाई गई है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर बात करेंगे।